21 दिन के अंदर हम अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन 3 एस्पिरेंट्स ने लिखा है और तीनों का इंट्रो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जीएस आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग। डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। कैसे डायग्राम? ये देखिए आपके सामने है। ये है इंटरकनेक्टेडनेस का। जैसे हमारा विशियस साइकिल आता है पॉवर्टी का, माल न्यूट्रिशन का, सेबोटम मॉडल का, ई गवर्नेंस का, गवर्नेंस का। हमने इसको 3 तरीके से दिखाया है। ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे है। All the 7-8 line talks about the definition of bonded labor। पहला इंप्रेशन क्यों खराब करना? 10 मार्कर का है तो इतना बड़ा इंट्रो इज नॉट रिक्वायर्ड, और वो भी सिर्फ डेफिनेशन। ये पूरी बात मैंने उस क्लास में बताई थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी कि अब तुम लोग स्टार्ट करो, देखो रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आपके सामने है, बच्चे लिख रहे हैं। अब हमें रियल काम करना है और यहां से स्टार्ट होता है। इस बात को लगभग 1 महीने हो चुके हैं। मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है आंसर राइटिंग को कैसे सीखें, वो भी 21 दिन के अंदर। एक्चुअली मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और उनकी आंसर राइटिंग बहुत खराब थी ऑनेस्टली, मतलब कि उनको लिखना नहीं आ रहा था। तो मैंने जो उनके साथ किया फॉर द नेक्स्ट 21 डेज, वो मैं आपके साथ बताने वाला हूं। और आई एम गोइंग टू शेयर देयर कॉपीज कि उनको कैसी इंप्रूवमेंट मिली है, मैं वो आपको साथ दिखाने वाला हूं। क्योंकि इस प्रैक्टिस को सीख कर आप भी ये टॉप 1% में आ सकते हैं। ओके, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना फिर हमें इस पढ़ाई को पढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर लिखना ही लिखना है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट राइटिंग, मेकिंग शॉर्ट नोट्स, रिविजन, राइटिंग आंसर्स। प्री क्वालिफाई करके भी हम क्या कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई करके तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एटलीस्ट अब तो प्रतिभा सेतु पोर्टल है जहां पे अलग अलग प्राइवेट पब्लिक कंपनीज आपको नौकरी दे सकती हैं। तो एटलीस्ट हम इस लायक तो प्रिपरेशन करें ताकि हमारा मेंस की आंसर राइटिंग तो हम लिख सकें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको यह बताने वाला हूं आज इस वीडियो में कि अगर आपको 10 में से 1 मिल रहा है तो 21 दिन बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उसमें से 10 में से 7 आपको मिल सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। उससे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं, यह है डे 1 की आंसर जहां पर सब कुछ कटा हुआ है। क्वेश्चन और आंसर, मतलब इसमें 10 में से 1 या 0 मिला हुआ है इस स्टूडेंट को, लेकिन वहीं पे इसी क्वेश्चन पे अनदर एस्पिरेंट हैज रिटन आंसर एंड ही हैज गॉट 6.5 व्हिच इज अ रेयर मार्क्स। तो इन दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या अंतर है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ आई वांटेड टू शेयर दिस विथ यू बिकॉज विदाउट यू दिस is not possible, and thank you so much that you trusted us। and this is not only about कि हम लोगों ने 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव कर लिए। दिस इज ऑल अबाउट मतलब 100,000 फैमिलीज और 1 लाख स्टोरीज और उनके बिलीफ, उनका विश्वास, ये सब हमारे साथ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप लोगों ने, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अलावा आपने हमें चुना, मार्गदर्शन आईएएस को चुना। और हमारा जो सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज जो पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कंटेंट, वो है हमारा वादा और हमारे पढ़ाने का तरीका। ये इसी लिहाजे जब 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि अब सब्सक्राइब नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन, ताकि अभी 1 लाख एस्पिरेंट्स को हम लोग गाइड कर रहे हैं, आगे चल के हम लगभग 10 लाख एस्पिरेंट्स को ऐसे ही गाइड करते रहें ताकि वो और क्लैरिटी उन्हें आए, कंफ्यूजन से क्लैरिटी आए। इसीलिए जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं उन सब पे दिवाली भी है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हर एक कोर्स पे अवेलेबल है। 2027 पे यानी कि MAGP 2027 में मैक्सिमम यानी कि ओनली 19,999, 5 से 6,000 रुपए का डिस्काउंट है। और MAGP 2025 या 2026 जिसमें कि हमारे प्री मेंस, देन पर्सनल मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स, देन प्री और मेंस का क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए और तुरंत जाके आप एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना होगा MAGP। इनकेस अगर कोड काम नहीं कर रहा है तो आप नीचे कमेंट में दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, लेकिन इस सेशन को देखते हैं। सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो, जो मैं उन बच्चों को बताया था वो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे मेंस में ना टोटल आंसर राइटिंग के लिए 3 पिलर्स होते हैं। ओके, पिलर नंबर 1 कंटेंट, देन 2 स्ट्रक्चर एंड 3 प्रेजेंटेशन। अगर आप एक बिगिनर हैं और आंसर राइटिंग से आपको फियर है तो आप प्रेजेंटेशन को अभी स्किप कर सकते हैं। व्हाट डज कंटेंट मीन्स कि आपका
जो नॉलेज है, जो आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स वगैरह की नॉलेज है, जो कंसेप्ट्स की नॉलेज है, वो है आपका कंटेंट। ऑलराइट, उसके बाद स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम कैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में उसको कर रहे हैं, देन हम इंट्रो कितने लाइन का इंट्रो लिख रहे हैं, देन हम जो बॉडी में हेडिंग लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से लिंक करके लिख रहे हैं, बॉडी की जो डायमेंशंस है वो क्वेश्चन का अगर और कोई एस्पेक्ट है और कोई डिमांड है क्वेश्चन की तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वे फॉरवर्ड किस में लिखना है, कंक्लूजन किस में लिखना है, एंड देन डायमेंशन को कैसे एड्रेस करना है। ऑलराइट, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन लास्ट में आता है, जो कि बात होती है हमारी डायग्राम की, फ्लो चार्ट की, राइटिंग कितनी अच्छी है आपकी, उसकी क्लियर है, यानी कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि इंट्रो बॉडी में घुस रहा, बॉडी कंक्लूजन में घुस रहा है, मतलब कि एकदम हॉच पॉच बना दिया है, बेकार राइटिंग है और क्लैरिटी नहीं है। ऑलराइट, आपने हर एक एक लाइन पे ही अंडरलाइन कर दिया है। तो ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अभी फिलहाल हम लोग कंटेंट और स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्रेजेंटेशन को हम लोग साइड में रखेंगे, वी विल डिस्कस मोर अबाउट लेटर। ओके, क्योंकि अगर ये दोनों आ जाएगा तो फिर इस पे हम लोग काम कर लेंगे। ऑलराइट, तो लेकिन देखिए करना क्या है, ये 21 दिन के अंदर हम अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि यार ये मतलब अमेजिंग, प्लीज आप इसको शेयर करिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको आंसर यूपीएससी के स्टैंडर्ड का लिखना नहीं आता, लिटरली नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, इस डे 1 से डे 21 सबसे पहले तो आपको नोट लिखना है अपने लिए। नोट मतलब कि जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, डे 1 में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब करंट स्टेटस क्या है आपका, कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, जस्ट राइट इट एंड उसको फोल्ड करके अपने बुक्स के अंदर आप रख लीजिए प्लीज, कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू राइट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपका गलत हो जा रहा है बार बार, करंट अफेयर नहीं ब्लेंड कर पा रहे हो आप राइटिंग खराब है, मतलब जो भी आपको अभी करंट स्टेटस है वो आप जरूर मेंशन कर दीजिए डे 1 को, उसके बाद रख दीजिए उसको। ऑलराइट, देन डे 21 को जो मैं आपको बता रहा हूं, ओके, स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करिए। देन डे 21 में आपको फिर से नोट लिखना है अपने आप को कि क्या जर्नी रही है डे 1 से लेकर डे 21 तक, कि मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है मेरी। फिर आप उठाइए वो पर्ची जो कि डे 1 पे लिखी थी और फिर डे 21 पे मिलाइए। अगर 1% भी इंप्रूवमेंट होगी तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको 40, 60, 80% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सेम मेथडोलॉजी से, और आप कर सकते हैं। और मुझे ये भरोसा है कि अगर आप कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी के साथ इस टास्क को निभाएंगे तो आप जरूर जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो करना क्या है, इस डे 21 को मतलब 21 दिन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी हम पार्ट ए में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होगा डे 16 से डे 21। ओके, सो नंबर डे 1 से लेकर डे 15 तक हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो आपको सबसे पहले हमने टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे हमने अपने स्टूडेंट्स की आंसर कॉपी सेंड कर दी है, जो कि मतलब अच्छी है, आप देख सकते हो, और इवैल्यूएटेड कॉपी है। आपको क्या करना है, आप जाके यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप राइटिंग में थोड़े से अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आता है, तो आप टॉपर्स की आंसर कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन बिगनर ना लें। बिगनर जो है वो टॉपर की आंसर कॉपी ना ले। हाँ, जिन्होंने लिख लिया है, एटलीस्ट 100 आंसर्स तो लिख लिए हैं आपने, तो टॉपर की कॉपी जाके ले सकते हैं। ओके, टॉपर की कॉपी मतलब कि FLT। ओके, तो जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं, ऑलराइट, ताकि वो क्लैरिटी बन जाए फिर से। ये देखिए, ये हमने टेलीग्राम पे 14 अक्टूबर को डाला है, इसको हमने पिन कर दिया है, और फिर यहां पर आप देखेंगे सारे, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, ये हमने आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये इवैल्यूएटेड कॉपी है। ओके, सो डाउनलोड करने के बाद आपको इनके क्वेश्चन उठाने हैं। क्वेश्चन है, ओके, सिर्फ क्वेश्चन उठाइए, आंसर वांसर नहीं देखना है। अगर आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो आप कहिए किसी से कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो लिख के दे दे। ओके, तो आपको उस फाइल का क्वेश्चन लिखना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल दिखा देता हूं आपको, ऐसी फाइल दिखेगी। ओके, तो जैसे ये बच्चे का आंसर है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इनके आंसर्स को नहीं देखना है, ये क्वेश्चन उठाइए, लिखिए। ठीक है, आपको नंबर 1 मैंने बताया कि इन क्वेश्चन को आपको लिखना है,
आप एक साथ दो सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, एक सब्जेक्ट में थोड़ी बोरियत आ जाएगी, बट दो सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। दो सब्जेक्ट मतलब कि जैसे हमारा हो गया पॉलिटी और एग्रीकल्चर, आप कोई भी दो ले सकते हो। यानी कि पॉलिटी में जो वर्किंग है वो एक एक आंसर लिखेंगे, और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दो दो आंसर लिखेंगे। क्लियर है? तो डे 1 से लेकर डे 15 तक क्या करना है हमें इन सारे स्टूडेंट्स की कॉपी को डाउनलोड करना है, एक एक क्वेश्चन उठाना है और लिखना शुरू कर देना है। ऑलराइट, क्या करना है आगे अब मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको टास्क करना है, ठीक? लिखेंगे कैसे, क्या क्या आइडिया रहेगा उसमें? नंबर 1, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यू पिक्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स कॉपी। ओके, क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, पढ़ लेते हैं, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। नीड क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कोर्ट सिस्टम को कंपेयर करें तो, ठीक? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, असेस द इंपैक्ट ऑफ द रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो एक तो हमें दिख ही रहा है कि नीड क्या है, और दूसरा हमें दिख रहा है असेस द इंपैक्ट। अभी आपको नहीं करना है। मान लीजिए कि दो केसेस हो सकते हैं, राइट? कि नंबर 1, इफ लाइक आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं आता है। तो नंबर 1, इस क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा सा भी आता है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिमांड इन लेमैन लैंग्वेज। कोई नहीं देख रहा है तुम्हारे कमरे में, तुम इस क्वेश्चन को उठाओ और लेमैन लैंग्वेज में पहले डिमांड, पहले ये मत देखो कि मैं इसको कैसे एड्रेस करूंगा, क्या करूंगी, नहीं। राइट द डिमांड इन लेमैन लैंग्वेज, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे जानना क्या चाह रहा है। ओके, गॉट इट? वो लिखो आप कैसी भी राइटिंग में, जस्ट राइट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, उसके बाद इस क्वेश्चन में से जो भी आपको स्टैटिक पोर्शन पता है वो लिख दो। वॉट एवर द स्टैटिक पोर्शन यू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लिख दो। तुम्हें पता है रिफॉर्म के बारे में, लिख दो। चलो तुम्हें सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी पता है, तुम लिखो तो सही। लिख दिया, डन। अब एक काम करो आप, अब जब नहीं आ रहा है, स्टैटिक हो गया, अब खोलो गूगल या खोलो जीपीटी, गूगल खोल लो, गूगल पे ये क्वेश्चन डालो आप और फिर देख लो, पढ़ लो। 5 मिनट पढ़ लिया, अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ओके। अब उसको लिख लो यहां पर भी, जस्ट राइट। ओके, जब इतना लिख लोगे आप, जब इतना लिख लोगे तो फिर उसको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देना। ओके, देख के ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, देख के ही लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, फटाफट जब आपका कंटेंट रेडी हो गया ना, यहां पे लिख लिया आपने। याद है हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10th 11th तक यार हम लोग क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव में ही तो लिखते हुए आए हैं, यही काम करना है। डोंट बॉदर अबाउट कि मैं नहीं लिख रहा हूं। तो जब ये पहली बार आप कर रहे हैं तो इजीली, जैसे एनसीईआरटी क्लास 9 10th में एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होता था, हम लिखते थे ना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ में, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई नहीं आ रहा आपके रूम में, लिख लिया। उसके बाद तुरंत उसको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में, कि मैं इंट्रो में क्या लिख सकती हूं, बॉडी में क्या लिखूंगी और कंक्लूजन में अपने मन से। ओके, ये लिख दिया। सेम आपको पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ करना है, सेम आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के साथ करना है। आपने कर लिया, उसके बाद आपको उन कॉपीज से मिलाना है, ठीक है? किन कॉपीज से? इन कॉपीज से। एक बार मिलाइएगा और खुद ही लाल पेन लेके बैठ जाइएगा, ओके, कि अच्छा इनका ऐसा था, इनका ऐसा था, और उसी दिन करना है। डोंट वेट फॉर द अनदर डे। इट इज एन एक्सटेंसिव टास्क गाइज, लेकिन आंसर राइटिंग लिखने आ जाएगा यार तो कितना एडवांटेज है इस प्रिपरेशन में। यस, इट विल टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना? तो आपको इससे कंपेयर करना जो आपने लिखा है। ओके, कंपेयर कर लिया, लाल मार्क्स अपने लगा लिए, अच्छा ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट है, ये ऐसे करके इनसे कर लो या टॉपर की कॉपी से कर लो जो एक्सपीरियंस्ड है। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन, यानी कि जब आप डे 2 चालू होगा फिर अगला क्वेश्चन, डे 3 होगा फिर अगला, 4 अगला, ऐसे करते करते 15 डेज में अगर आप वर्किंग हैं तो 30 आंसर्स लिखेंगे, अगर आप फुल टाइम हैं तो 60 आंसर्स लिख देंगे। अब देखिए, अब हमारा स्टार्ट होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, तो आप गूगल करोगे भी तो इसके बारे में देखिए न्यूज भी आई थी, द हिंदू। इसीलिए करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई एडीआर इज क्रूशियल फॉर इंडियाज कोर्ट। ओके, अब चूंकि ये क्वेश्चन में इंपैक्ट दिया हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन में इंपैक्ट इश्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, असेस द इंपैक्ट। इंपैक्ट किस चीज पर आएगा?
पॉलिटिकल इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट आएगा, सोशल इंपैक्ट आएगा, आपको डायमेंशन खोलने हैं। ठीक है, तो असेस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना, तो आपको लिखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंपैक्ट आएगा हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिकल, इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये हो गया। देन हम लोग अब चलते हैं यहां पे। अब एक गलती मैं आपको दिखाता हूं कि वो स्टूडेंट जिसने सेम क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का ही है, सेम क्वेश्चन है, इसका पूरा गलत है और इसको कैसे मिल गया 6.5। ओके, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आप देखना। ठीक है, तो आपको सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बात कर रहा है, आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए हाउ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कैन रेज फार्म गेट प्राइसेस एंड कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, फार्म गेट प्राइसेस को, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, फार्मर्स के प्राइसेस मतलब फार्मर्स के आउटपुट की प्रोडक्टिविटी और आउटपुट प्राइस इंक्रीज होने की बात हो रही है, कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है, और कैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर दिया जाए। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए रेगुलेटरी गैप दैट हिंडर्स स्केलेबल प्रोड्यूसर प्रोसेसर पार्टनरशिप। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने लिखा है, यहां पे इसको फीडबैक भी मिला है, रॉन्ग डेफिनेशन इन इंट्रो। यानी कि इसने क्या किया है, इसने बिल्कुल, देखिए बिगिनिंग लेवल पे ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपनी कॉपी को करोगे, मान लेते हैं कि ये आपकी कॉपी है। ओके, व्हाट यू हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। इन यूपीएससी ये नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, एग्जामिनर को पता है। ओके, बट एग्जामिनर वांट्स टू नो व्हाट मोर यू नो अबाउट दिस। ओके, तो ये इसने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स शिपिंग वैल्यू एडिशन, देन रेजिंग फार्म गेट बाय बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज फॉलोज फॉरवर्ड लिंकेज कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैन्युफैक्चर पेन ऑफ रिटेल। मतलब बहुत ठीक है, डे वन के लिए बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, तुरंत आपने आंसर लिखा, आपने इससे कंपेयर करा लिया। देखिए जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा है, यहां पे डेटा लिख दिया है। ओके, नो डिस्कशन अबाउट बैकवर्ड लिंकेज, यहां कॉन्टेक्सचुअल, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसे क्या है, इंडिया लॉसेस नियरली 6 to 10% ऑफ एग्रीकल्चरल एंड आउटपुट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वैल्यू एट 92,000 करोड़। फिर डेटा दे दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम इसी टॉपिक से रिलेटेड डेटा दे दिया है कि भाई इंडिया को इतना लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरिशेबल आइटम होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो ये पेरिशेबल हैं, इसके एक टाइम लिमिट है। अगर पोस्ट हार्वेस्ट इसको मार्केट में तुरंत बेचा नहीं जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए बैकवर्ड लिंकेज, फिर उसके बाद इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, फिर ये देखिए 3, तो बैकवर्ड लिंकेज पे इन्होंने बताया है, हेडिंग डाल दी है, ये हेडिंग निकाला है, यू नो बैकवर्ड लिंकेज हाउ इट विल रेज फार्म गेट प्राइसेस, ये 3 चीजें, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज को भी उठाया है और लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर है, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा और रेड मेंशन करना कि मेरी और इनके में क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, नाउ एक और दिखा देते हैं सैंपल। ठीक, जैसे एक ही क्वेश्चन 3 एस्पिरेंट्स ने लिखा है और तीनों का इंट्रो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट ने लिखा है, ये मार्गदर्शन आईएएस की कॉपी हमारी, तो ये स्टूडेंट ने लिखा है डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक बर्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ के कंटेक्स्ट में आप बताइए कि कहीं हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बर्डन ना बन जाए। ओके, तो इस स्टूडेंट ने नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को मेंशन किया हुआ है, फिर उसके बाद जीडीपी के बारे में बात की हुई है, सेंसस के बारे में बात की हुई है, उसके बाद एक इंडिया का मैप बनाया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड और पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्लुएंस किससे किससे हो रहे हैं, फिर उसके बाद इसने इंप्लीकेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्निंग डेमोग्राफिक बर्डन, इसने यहां पर लिंकिंग स्टेटमेंट डाल दी है। ओके, और फिर डायमेंशन अपने लिखे हुए हैं। इस स्टूडेंट ने क्या किया है, इसने जॉबलेस ग्रोथ को डिफाइन किया है, लेकिन सिर्फ डिफाइन नहीं किया है, उसके साथ डेटा डाल दिया है। किस चीज का, ग्रोथ रेट का प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये डाल दिया है। गुड, फिर ये भी इन्होंने लिखा इंप्लीकेशन ऑफ डेमोग्राफिक, ये लिख दिया है, और साथ में जो डायमेंशन थी उसको हाईलाइट कर दिया है, इकोनॉमिक, देन इंक्रीज सेविंग्स, इंक्लूसिव ग्रोथ। इस बच्चे ने या हाईलाइट नहीं किया है,
मतलब जो हमारा टॉपिक है उसमें कौन सा डायमेंशन आप यूज करो, किस डायमेंशन के बारे में आप बात कर रहे हो, आप हेल्थ के बारे में, स्किल के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ऑलराइट, वैसे ही ये स्टूडेंट जिसको 4.5 मिला है, इसका इंट्रो इनसे भी अच्छा है, विच मीन्स इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है पीक होगा 2041 में, यानी कि अराउंड 59% हमारी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग होगी। कितना बढ़िया डेटा लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने भी लिंक किया है स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद डायमेंशन लिखा है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, देन वीक कंजम्पशन एंड डिमांड, देन मोर यूथ एंड लेस जॉब्स, और फिर उसको सब्सटैंशिएट किया है। तो आप देख रहे हैं ये आपका फेज 1, ये आपका फेज 2, ये आपका फेज 3, मतलब कि 21 दिन में आप लगभग इस तरीके के आंसर लिख सकते हो। और अगर आप एक दिन में भी ऐसा लिख रहे हो तो नॉट बैड। ऑलराइट, क्लैरिटी मिल रही है। एक चीज आपने देखा है इसमें कितना क्लीन लिखा है इन लोगों ने, कितना क्लीन साफ साफ लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनाया है, बहुत क्लीन है, स्पेस कितना दे रखा है। ऑलराइट, ये चीजें ध्यान रखना, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक, अब हम लोग आते हैं डे 16 से लेकर डे 21 में क्या करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट हाफ इज ओवर, नाउ द सेकेंड हाफ क्या करना हमें। सो आपने 15 दिन तक 30 आंसर या 60 आंसर लिख लिए हैं, पॉलिटी, एग्रीकल्चर या आपके जो भी 2 सब्जेक्ट है, और आपने मिला लिया है। अब क्या करना है, अब हमें रियल काम करना है, और यहां से स्टार्ट होता है। नंबर 1, जो आपने डे 1 में आपने क्वेश्चंस लिए थे, अब उनको उठाना है और रीराइट करना है। रीराइट करने के लिए आपको अगेन इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और इस बार बिना देखे लिखिए। ठीक है, सेम 2 आंसर सेम, मतलब कि 14 दिनों में सॉरी, आपने लगभग 30 या 60 आंसर लिखे हैं, तो वो चीज डबल करनी है। ओके, तो जो बच्चा वर्किंग प्रोफेशनल है वो अब एक दिन में 4 आंसर लिखेगा, और जो फुल टाइम है वो एक दिन में 8 लिख सकते हैं। ठीक, आप रिड्यूस भी कर सकते हो इसको, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव आपको वही आंसर्स लिखने हैं उसी क्वेश्चंस के जिस क्वेश्चन को आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 15 तक लिखा हुआ है। ऑलराइट, समझ में आ गया? इस तरीके से हमें करना है। और फिर क्या करेंगे, देन अगेन कंपेयर योर कॉपी विद द कैंडिडेट्स कॉपी, इवैल्यूएटेड कॉपी और रैंकर्स इवैल्यूएटेड कॉपी। अब देखो, क्या पता तुम उससे भी बेहतर लिख दोगे, क्या पता कि तुम उसके बराबर लिख दोगे, है ना? फिर से एक बार कंपेयर करो। आ रही बात समझ में? देखो, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि कोई नहीं देख रहा, आपके कमरे में आप खुद बैठ के कर रहे हैं, और आप 21 दिन में इंप्रूव कर सकते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ओके, इनफैक्ट आप एक सब्जेक्ट को भी लेके जा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, समझ में आ गया? नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखिए, स्टूडेंट में लिखा हुआ है, डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस आउटकम बेस्ड बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग, इंडिया पोस्ट 2017 बजट आर्किटेक्चर, वेयर डज ईच फिट फॉर इंप्रूविंग एक्सपेंडिचर क्वालिटी। दोनों में से, मतलब कि जीरो बेस्ड बजटिंग या फिर हमारी आउटकम बेस्ड बजटिंग, दोनों में से कौन सा बजट जो है वो एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। ओके, तो ये जो स्टूडेंट ने डेटा मतलब इंट्रो लिखा है बहुत जेनरिक है, और एक्चुअली इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटकम बेस्ड बजटिंग इज लिंक्ड फंड्स विथ इतना, डिजायर्ड आउटकम इतना। ये एक्चुअली इनका इंट्रो इतना बड़ा हो गया है, काफी हो गया है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और बॉडी यहां से स्टार्ट है। ओके, अब इस बच्चे को देखते हैं, इसने लिखा हुआ है इंट्रो यहां पे है पूरा। ठीक, इट टॉक्स अबाउट व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन या एफएम निर्मला सीतारमन सेड भी लिखने की जरूरत नहीं है, डैश देके, आउटकम बेस्ड बजटिंग लाइक एक्सपेंडिचर टू टेंजिबल इतना, जीरो बेस्ड बजटिंग विच कॉस्ट एंश्योर इतना 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 वाया नीति आयोग। ये बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है अपने आप में। ठीक है, लिंक फंड्स, फॉलो टॉप डाउन, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी रखिए। फिर ये देखिए, आउटकम बेस्ड बजटिंग अप्रोच, और ये कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है। ये आउटकम बेस्ड बजटिंग का है, एरो ऊपर देके, ये एरो देके नीचे किया हुआ है। ओके, सो आप इवैल्यूएट, मतलब आपको क्या करना है, आपको इससे बेहतर करना है। ठीक है,
सो आई होप कि ये क्लैरिटी हो रही होगी आपको. नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन जीएस आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग. जीएस में हम क्या करते हैं, आवर डेप्थ ऑफ नॉलेज शुड बी ग्रेटर देन our breadth of knowledge should be greater than the depth of knowledge. breadth of knowledge मतलब मल्टीपल डायमेंशन में, जैसे कि वो पहले क्वेश्चन में था. assess the impact on political, social, economical, ethical, societal, environmental. क्यों पूछते हैं, जब आप IAS, IPS, IFS और IRS बनोगे या फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जाओगे तो आपको एक इशू का मल्टीपल डायमेंशन सोचना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर दोगे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा. सो वॉट एवर द इशू यू विल गेट ऑन पेपर्स, यू हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस, हाउ विल इट इंपैक्ट सोशली, इन्वायरमेंटली, एथिकली, पॉलिटिकली, मोरली. इसीलिए जीएस के पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो जीएस में आपका डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा, डेप्थ कम होगा. ऑप्शनल में ठीक उल्टा है कि आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज शुड बी ग्रेटर देन द ब्रेथ ऑफ नॉलेज. डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं. जैसे मान लीजिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक टॉपिक है जो कि आपके जीएस में भी आएगा और ऑप्शनल में भी आएगा. तो ऑप्शनल में आप इसकी शुरुआत करेंगे ह्यूमन राइट होता क्या है, मानवाधिकार होता क्या है. ठीक है, आप किसी की कोट, किसी फिलोसॉफिकल थिंकर के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन जब हम बात करेंगे जीएस की तो आप डायरेक्टली एनएचआरसी के बारे में लिखेंगे. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, और फिर ये स्टैब्लिश अब हुई थी, और फिर देन उसके फीचर्स के बारे में डायरेक्टली, नो बुलशिट. ओके, देन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि इफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नेंस, यानी कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में आता है, तो जो हमारा प्री में है, जो हमारा मेंस जीएस में है, उसमें आपको डायरेक्टली आर्टिकल से शुरू कर देना है. कि 213 टॉक्स अबाउट दिस, देन ऑर्डिनेंस ये है, डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हो. बट अगर आपको ऑप्शनल में आता है तो आपको गवर्नर के पावर के बारे में बताना पड़ेगा, डिस्क्रिशन के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट मैटर में घुसना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ द मल्टीपल डायमेंशन वर्क इन जीएस एंड डेप्थ वर्क इन ऑप्शनल. ऑलराइट, सो ऑल्सो अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, जैसे ये आप देख रहे हो, हाउ क्लियरली द पॉइंट्स आर रिटन. ओके, इश्यूज अगर कहीं लिखा हुआ है तो हाउ क्लियरली द स्पेसिंग आर. ओके, सो द नेक्स्ट हाफ जो अभी हम बात कर रहे हैं वो आपके मोर स्ट्रक्चर के बेसिस पे और मोर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे है आपका. ओके, सो अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपको 8 to 10 पॉइंट्स में आंसर लिखना है, इंट्रो और बॉडी अलग को छोड़ के. ओके, जिसमें कि 10 मार्कर में 2 हेडिंग्स होते हैं और 2 हेडिंग के अंदर आप 3-4 डायमेंशन निकाल सकते हो. वहीं अगर आपका 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपको 13 से 15 पॉइंट्स लिखने हैं. ओके, इंट्रो और कंक्लूजन को हटा के, और इसमें 2.5 से 3 लगभग हेडिंग्स होंगी, उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स आपकी डायमेंशन क्रिएट कर देंगी. ठीक है, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल. ऑलराइट, और आगे दिखाते हैं आपको. सो नाउ दिस इज नेक्स्ट लेवल. जैसे अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में एक कंसेप्ट है, अपने आप में एक थियरी है, तो आप उसका एक बढ़िया डायग्राम क्रिएट कर सकते हो. कैसे डायग्राम, ये देखिए आपके सामने है, ये है इंटरकनेक्टेडनेस का. ठीक, जैसे हमारा विशियस साइकिल आता है पॉवर्टी का, माल न्यूट्रिशन का, सेबोटम मॉडल का, ई गवर्नेंस का, गवर्नेंस का, क्या आता है जैसे सिटीजन चार्टर का. तो देखिए सिटीजन चार्टर, अच्छा ये है, क्या नाम है इसका, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जैसे हमारा इनकम और पॉवर्टी का विशियस साइकिल होता है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं. जैसे इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, अगर सरकार जो है वो एम्प्लॉइज से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो पैसा कहां देगी, फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी ऑब्वियसली, और फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा. तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप ऐसे बना सकते हो. दूसरा, पुअर हेल्थ पुअर जीडीपी. मान लीजिए कि देश का हेल्थ अगर पुअर रहेगा तो पुअर जीडीपी भी रहेगा. कैसे होगा कि अगर पुअर प्राइमरी केयर होगा, अगर हमारा मतलब Tier 4 Tier 3 शहर से ही अगर प्राइमरी केयर बहुत कमजोर रह रहा है तो आपको क्या करना, मतलब आगे
कोमोर्बिडिटी आएगी, लोगों के पास अस्थमा, डायबिटीज़, कई तरह की बीमारी होंगी, लोग फिर गुजर जाएंगे, बचेंगे नहीं, है ना, मोर्टेलिटी होगी, जिससे आपका वर्कफोर्स जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। जब वर्कफोर्स डिसबैलेंस होगा, क्योंकि वही लोग आते हैं काम करने, तो फिर कैसे आप इकोनॉमी को डेवलप करोगे, कैसे आप मकान, सड़क, हाईवे किस तरीके से आप बनाओगे? आपके पास लेबर ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, और इवेंचुअली लो टैक्स रेवेन्यू रहेगा। जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो आप किससे रेवेन्यू लोगे आप? तो ये क्या है? विशियस। तो आप ये इंटरकनेक्टेडनेस, ऐसा कंटेंट यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ओके, वहीं अगर हम बात करें, ये देखिए, ये डायग्राम आपके दिख रहा है पीछे। सो दिस डायग्राम, ये दीज आर दी मल्टी डायमेंशन, कोई एक टॉपिक, कंसेप्ट जिनके मल्टीपल डायमेंशन हो, ठीक, वहां पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे, 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 ऐसे। हमने इसको 3 तरीके से दिखाया है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के फीचर्स क्या क्या हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या क्या है, कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, मेंशन करिए। जैसे सिटीजन चार्टर प्रमोट एफिशिएंसी, रूल ऑफ लॉ, देन चेक्स आर्बिट्रेनेस, देन डिक्लेयर सर्विस स्टैंडर्ड, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं, आप मेंशन करिए, ऐसे लिखिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। देन सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स क्या क्या, मार्केट है, प्रेशर ग्रुप है, एनजीओ है, यहाँ पर SHGs है, मीडिया एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, मेंशन करिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आता है ना सिविल सोसाइटी। देन वेरियस ADR मैकेनिज्म अवेलेबल, व्हाट काइंड ऑफ वेरियस ADR मैकेनिज्म, मीडिएशन, रिकंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, देन नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, ऐसे मेंशन करिए। देखिए ये डेटा एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, सो प्रैक्टिस करने से आएगा, यूं नहीं आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूं, अगर दिख नहीं रहा है तो क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज हाई ऑन गोल्स बट लो ऑन रियलिज्म। ओके, इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। अब जिस स्टूडेंट की एक कॉपी है, उसने सबसे पहले तो लिटरेसी को डिफाइन किया, लिटरेसी बताया है कितनी है इंडिया में, फिर राइट टू एजुकेशन बताया है, फिर उसके बाद इंक्रीज इन एनरोलमेंट स्कूल रेशियो बताया है, फिर यहाँ पर NGO प्रथम का एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट की बात हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट की बात हुई है, और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ओके, यहाँ पर कहीं नहीं बात हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि एग्जामिनर एकदम पसंद नहीं करेगा। सो यहाँ बात राइट टू एजुकेशन की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। ओके, तो आपको यहाँ डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, NEP का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कब इनैक्ट हुआ था, और फिर कोई बढ़िया केस स्टडी अगर निकल कर आ गई उसकी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, विजन क्या था, वो लिख दो। फिर आपका जो हेडिंग रहेगी वो ऐसी रहेगी कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज हाई ऑन गोल्स। तो आप ये लिखिए, हाई ऑन गोल्स में आपको दिखना है क्या क्या टारगेट थे, क्या क्या बोला गया था, प्रॉमिस क्या किया गया था, हाई ऑन गोल्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है दूसरा हेडिंग दीजिए, क्या लिखेंगे आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लो ऑन रियलिज्म। तो आप यहां लिखेंगे, और फिर उसके बाद की एडवांटेज क्या थे, की चैलेंजेस क्या थे, क्यों लो ऑन रियलिटी बोला जाता है, ऐसा क्या गैप रह गया था, आप ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा ही खराब है। विच मीन्स कि अगर आप मेंशन कर रहे हो तो नेशनल एजुकेशन को पॉलिसी को आप स्टार्ट कर सकते हो कस्तूरी रंगन कमिटी, देन फीचर्स उसके लिख सकते हो, उसके गोल लिख सकते हो, एंड देन राइट चैलेंजेस, राइट वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखाएगा, बट इफ यू आर राइटिंग लाइक, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगर डे 1 पे ऐसा भी लिख रहे हो तो, लेकिन लिख तो रहे हो ना, ठीक है। अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं बता देता हूं क्या है क्वेश्चन, कि चैलेंजेस बताइए, वेरियस चैलेंजेस नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इरेडिकेट मीनिंग्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। अब यार अगर तुम बंधुआ मजदूरी एक्सप्लेन करोगे तो यार एग्जामिनर को बुरा लगेगा ना। बंधुआ मजदूरी किसको नहीं पता है, बॉन्डेड लेबर, हमारे दादा दादी नाना नानी को पता है। डोंट जस्ट राइट इट। हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में तो जरूर लिख दो, तो मतलब क्या कर सकते हैं, है ना। ये पूरा ऑल द 7-8 लाइन टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। ओके, यहां जाके इन्होंने आर्टिकल 14 के बारे में बात की हुई है, बट पहला इंप्रेशन क्यों खराब करना। हम लिख सकते हैं ना, यहां पे चूंकि पूछा है कि इरेडिकेट मीनिंग्स ऑफ बॉन्डेड लेबर इन इंडिया, यानी कि उसके कब बॉन्डेड लेबर हमारे यहाँ खत्म हुआ, तो ये डेटा आप मेंशन कर सकते हो।
बॉन्डेड लेबर 1975 में हमारे यहाँ खत्म हो गया था और आज की डेट में लगभग 1.7 करोड़ बॉन्डेड लेबर ट्रैप हो चुके हैं, मतलब अपने अपने अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अनस्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन डेटा लिखो आप यहाँ पे, देन यू मेंशन द चैलेंजेस। ओके एंड सी, अगर दिस इज 10 मार्कर क्वेश्चन, ये अगर 10 मार्कर का है तो इतना बड़ा इंट्रो इज नॉट रिक्वायर्ड, और वो भी सिर्फ डेफिनेशन में। ओके सो ये चल सकता है 15 मार्कर में, लेकिन विथ सब्सटेंसिएशन, विथ एग्जाम्पल, केस स्टडीज, करंट। ओके क्लियर है? सो दिस इज इट। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी इस पूरे के पूरे सेशन में। नाउ अगेन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो कि मैंने जिक्र किया था अभी, अब ये अमाउंट और भी कम हो चुका है। 14,199 की जगह अब 13,500 हो चुका है फॉर प्री एंड मेंस। एंड देन उसके बाद ये हमारा MAGP है जिसमें आपको करंट अफेयर, देन प्री मेंस का क्रैश कोर्स, देन 1-to-1 मेरे साथ मेंटरशिप, एंड देन अगर आप हिंदी में हैं तो आपको आपके साथ मेरी तो होगी ही, सर के साथ भी होगी जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है, वो और ये हमारा, ये इन दोनों के अंदर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये मेंस गाइडेंस का प्रोग्राम है और ये हमारा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, दिस इज 6,999 15,000, बट नाउ ड्यू टू दिवाली यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट आउट ऑफ इट। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं टू गेट दी कूपन कोड, ताकि आपको दिवाली ऑफर का मिल सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आंसर राइटिंग का। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ऊपर विश्वास रखना है और अप्लाई कर देना है। ओके तो अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो आप लिख सकते हैं कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज ऑफ 21 डेज आंसर राइटिंग, और आप अभी कमेंट करेंगे कि करंटली क्या स्टेटस है आपका, क्यों नहीं आप आंसर लिख पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर 21 डेज बाद आके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको देखिए जरूर ग्रोथ मिलेगी, जरूर आप अच्छा आंसर लिखना स्टार्ट कर पाओगे। और अगर एक भी बच्चा ऐसा कर लेता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं YouTube के माध्यम से ये कर रहा हूं। ये पूरी बात मैंने उस क्लास में बताई थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी कि अब तुम लोग स्टार्ट करो, देखो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपके सामने है, बच्चे लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग कोई चमत्कार नहीं है और कोई डर नहीं है, बस एक स्किल है, कंसिस्टेंसी से आती है और आपको भी आ जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।